चलो देखो भाई, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, रिजॉल्विंग पावर। व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? क्या है रिजॉल्विंग पावर? देखो सबसे पहले मैं आपको पूछूं, अगर आप ऑब्जेक्ट्स को देखते कैसे हो, ऑब्जेक्ट्स को देखने का तरीका क्या है, समझ में आएगा। किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते ही कैसे हो, और यहाँ पे डिफ्रैक्शन कहाँ से आ गया? चैप्टर का नाम क्या है अपना? डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में रिजॉल्विंग पावर कहाँ से आ गई? मैंने आपसे पूछा था, अगर आप पास से देख रहे हो तो ये आपको क्या दिख रहे हैं? दो मार्कर दिख रहे हैं। अगर आप इनको 100 मीटर दूर देखो, 100 मीटर दूर या 200 मीटर दूर जा करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये एक ही है, एक ही चीज़ मैंने हाथ में ले रखी है, चीज़ है समझ में। तो हम एक कम से कम वो डिस्टेंस होना चाहिए हमारा और ऑब्जेक्ट का, जिससे हम चीज़ों को क्या कर सकें? रिजॉल्व कर सकें, सेपरेट देख सकें। मिनिमम डिस्टेंस बोलेंगे उसको। कम से कम वो डिस्टेंस जिस पे आप चीज़ों को सेपरेट कर सको, वो डिस्टेंस लीनियरली या एंगुलरली क्या बोला जाएगा? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। यानी कि एक लिमिट होती है रिजोल्व करने की, समझ में गया। यूँ नहीं कि आप कहीं तक के डिस्टेंस को रिजोल्व कर सकते हो। जैसे मैं अगर बोल दूँ आपको कि मून पर जो गड्ढे बने हुए हैं उनको आप ऑब्जर्व करिए, कि रिजोल्व नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपको तो पूरा मून एक ही दिख रहा है ना। हाँ, तो इसलिए आप उसके ऊपर बने हुए गड्ढों को रिजोल्व नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज ले जाओ मून के, या मून को बड़ा कर दो, तो फिर जो मिनिमम डिस्टेंस आपको मिल जाए ताकि आप रिजोल्व कर सको, समझ में। अभी इस चीज़ को और समझेंगे। तो रिजोल्विंग पावर क्या होती है? रिजोल्विंग पावर एक इंस्ट्रूमेंट की होती है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अपने पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से थे? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और तीसरा क्या था? ह्यूमन आई। सो रिजोल्विंग पावर क्या है? The resolving power of an optical instrument is its power to see the two adjacent objects as separate। ओके, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? रिजॉल्विंग पावर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो पावर है जिससे दो पास में रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या देख सको? सेपरेट देख सको, समझ में। तो चीज़ों को बिल्कुल क्लियर देखने के लिए रिजॉल्विंग पावर अच्छी होनी चाहिए। रिजॉल्विंग पावर मैंने बोला हमारी आई की भी है, ठीक है ना। जैसे अगर आप इनको ऐसे पढ़ रहे हो, अभी आपको समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है मैंने? रिजॉल्विंग पावर। समझ में आ गया? क्या लिखा है? द रिजॉल्विंग पावर। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर आप 100 या 200 मीटर दूर जा कर के देखोगे तो क्या आपको ऐसे दिखेंगे? क्या ये नहीं दिखेंगे। आपको सिर्फ कैसे दिखेंगे? आपको ऐसा सा दिखेगा एक वर्ड, ये दूसरा वर्ड, आपको कुछ ऐसी सी शेप दिखेगी इनकी, बस आप रिजॉल्व कर ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा गया है। कुछ आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैंने बोला था चीज़ों को देखने का तरीका क्या है। ये ए है, ए लिखा है, ये एच लिखा है, ये ओ लिखा है भाई, ठीक है। आप कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि आप इसके ब्लैक एंड वाइट को सेपरेट कर पा रहे हो, ब्लैक एंड वाइट को सेपरेट कर पा रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये ऐसा हो जाए तो आप सेपरेट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो दूर से जब आप देखोगे इसको तो ये ऐसा ही दिखेगा, ऐसा दिखेगा, समझ में आ गया। या ये ओ जो है ना, ये आपकी आइज में जो एंगल बना रहा है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, वो यहाँ पे ठीक ठाक है, जो एंगल बन रहा है वो सही है, ताकि आप इसको रिजोल्व कर पा रहे हो और इसको समझ रहे हो ये ओ है, समझ में। और इसको मैं बहुत छोटा लिख देता हूँ ऐसे, देखो ये भी ओ है। क्या आपको समझ में आ रहा है ये ओ है? क्या आप इसको रिजोल्व कर पा रहे हो? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका जो एंगल बन रहा है आपके आइज में वो बहुत छोटा हो जाता है। तो आप कैसे देख पाते हो? रिजोल्विंग पावर है आपके आई की। और रिजोल्विंग पावर कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी, ताकि आप चीज़ों को देख सको आइज़ के लिए। तो अब भी उतनी अच्छी नहीं है हमारी रिजोल्विंग पावर। जैसे आप देखो, मैं यहाँ से देख पाता हूँ, ये शर्ट है, शर्ट है, तो इसमें कुछ धागे ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं। क्या आप इनको रिजोल्व कर पा रहे हो दूर से? नहीं। लेकिन जब बहुत पास से आप देखोगे तो आप रिजोल्व कर पाओगे कि इसमें कुछ धागे ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं। क्या चीज़ आई समझ में? जितना बड़ा करोगे आप उतना क्लियर देख पाओगे, रिजोल्व कर पाओगे
कि कपड़ा जो है वो कैसे धागों से बना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स। कुछ चीज़ आई समझ में? तो देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तरीका क्या है कि एच, अगर आपको एच दिख रहा है तो आप इसके ब्लैक एंड वाइट को सेपरेट कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्या लिखा गया है। ये चीज़ आपको क्लियर नहीं दिखेगी, या कैमरा में जो बच्चे देख रहे होंगे उनको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ये मिनिमम डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया। अभी कम से कम वो डिस्टेंस ही है जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख पाओ। अब इनके बीच उतना गैप या डिस्टेंस बन नहीं रहा है, या जो एंगुलर सेपरेशन बनना चाहिए आइज़ में उतना एंगल नहीं बन पा रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इस फिनोमिना के पीछे अगर आप ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, तो इसके पीछे किसका हाथ है? डिफ्रैक्शन का। समझ में? अब डिफ्रैक्शन क्या है, कैसे इसका हाथ है डिफ्रैक्शन का? डिफ्रैक्शन क्या है, पढ़ चुके हैं ना। जब आप एक कार्डबोर्ड के अंदर होल करते हो, बिल्कुल पिन होल है, और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो क्या दिखता है? अगर आप यहाँ से लाइट इंसिडेंट करते हो, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, हम ये समझ गए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ सिर्फ इतना एरिया ही इल्यूमिनेट होना चाहिए अगर स्ट्रेट लाइन की माने तो। क्या दिखता है अपने को? दिखता है कि लाइट बेंड कर जाती है कॉर्नर पे जब स्ट्राइक करती है तो, और इतना ब्राइट ना दिख करके इतना एरिया, इतना पोर्शन इल्यूमिनेटेड दिखता है, जैसे डिफ्रैक्शन। तो आई में भी तो स्क्रीन है अपने, ठीक है। आई में अगर कोई ब्लैक एंड वाइट पैचेस अलग अलग बने ही नहीं, बिल्कुल क्या है, हर जगह क्या है, ब्राइट, तो फिर आप उस वर्ड को सेपरेट नहीं कर सकते। क्या लिखा गया है बोर्ड के ऊपर या किसी नोटबुक में आप क्लियर नहीं देख सकते। समझ में आ गया? ये डिफ्रैक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ। डिफ्रैक्शन है इसके पीछे, क्योंकि आई में हमारे पीछे क्या है, रेटिना विच एक्ट एज ए स्क्रीन, और उसके ऊपर रेज आएंगी। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे तो डिफ्रैक्शन कहाँ इन्वॉल्व होता है, देखो एक बार। मान लो ये आपकी स्क्रीन है, दिस इज योर रेटिना स्क्रीन, और ये हमारा पिपिल है। पिपिल इज जस्ट अ स्मॉल ओपनिंग फॉर एंटरिंग द लाइट, ताकि लाइट आइज में एंटर कर सके। तो ये एक सिंगल स्लिट बनती है, तभी तो डिफ्रैक्शन हो गया इन्वॉल्व। सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे आइज में लाइट एंटर कर सकती है, पिपिल है। अब अगर आप दो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप ये दो ऑब्जेक्ट हैं और आप इनको सेपरेट देखना चाहते हो, आप इनको अलग देखना चाहते हो, तो जो मैंने यहाँ बॉक्स के अंदर बंद किया है ना, दैट इज डार्क। आप ये मान लो ये डार्क है, ये डार्क है, और इनके बीच में क्या है, वाइट। समझ में आएगा? तो यहाँ से जो एक रे जाएगी, यहाँ से जो एक रे जाएगी ऐसे, ठीक है, इससे जो एक रे जाएगी वो ऐसे जाएगी। तो इसके कारण यहाँ से जो एक रे जाएगी उसके कारण सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, और इसकी इमेज कुछ यहाँ दिखेगी आपको ऐसे। अब यहाँ से जो रे जा रही है इसके कारण इसका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो देखो आप, ब्राइट पोर्शन से लाइट जा रही है, ये डार्क है मान लो, ठीक है, दोनों डार्क हैं। तो कहीं पर भी डार्क है क्या, यहाँ ये एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, इसका सेंट्रल मैक्सिमा इसके सेंट्रल मैक्सिमा को ओवरलैप कर गया। यहाँ क्या है, ब्राइट ब्राइट ब्राइट, यहाँ भी ब्राइट ब्राइट ब्राइट, हर जगह क्या है, ब्राइट। यानी कि ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, आप इनके बीच के ब्लैक एंड वाइट को सेपरेट कर ही नहीं पाए। आई में क्या हो गया है, डिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना, जिसके कारण जो इसका सेंट्रल मैक्सिमा बना वो इसके सेंट्रल मैक्सिमा को क्या कर गया है, ओवरलैप। और आइज में कोई ऐसे स्पॉट बन ही नहीं रहे जहाँ पे वाइट और ब्लैक क्या हो रहा हो, सेपरेट। अगर यहाँ का वाइट और ब्लैक सेपरेट हो सके तो आप क्लियर देख पाओगे। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्टेंस जो है ना, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका लीनियर डिस्टेंस यहाँ पे कम है। और ये जो डिस्टेंस बोला जाएगा ना बेटा, ये ध्यान से देखिए, ये एंगल ये छोटा है, थीटा, ये जो एंगल बना रहा है में छोटा एंगल है, समझ में? तो ये लीनियर डिस्टेंस, या फिर इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम एंगल किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर आप इसको बड़ा करोगे तो एंगल बढ़ेगा कि नहीं, एंगल बढ़ेगा तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा नीचे खिसक जाएगा, ये ऊपर खिसक जाए, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होंगे तो बीच में क्या बनेगा, डार्क स्पॉट, और क्लियर आप देख पाओगे। देखो जैसे
ये डिस्टेंस आप अगर बढ़ा दो, डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, ये ऑब्जेक्ट क्लोज ले जाओ आई के क्लोज, तो ये एंगल भी बढ़ेगा। और इस एंगल को, जिस एंगल पे कम से कम वो एंगल जिस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल साफ देख सकें, सेपरेट देख सकें, अलग देख सकें, वो एंगल क्या बोला जाता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। समझ में क्या, उस पर क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बोले, ये डिस्टेंस या फिर ये वाला जो एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन या लीनियर सेपरेशन। देखो अगर ऐसे आप देख रहे हो ना, ये एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो ये कौन सा सेपरेशन है, एंगुलर सेपरेशन। और डिस्टेंस से देख रहे हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो फिर क्या है, लीनियर सेपरेशन। तो ये मिनिमम होना चाहिए, उस एंगल पे ही या उस सेपरेशन पे ही आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते हो, उतने डिस्टेंस पे दो को दो देख पाते हो, नहीं तो एक ही दिखेगा। समझ में आ गया। तो फिर ये क्या बोला जाता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। समझ में आया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप किसी गाड़ी को रोड पे देख रहे हो 1-2 किलोमीटर दूर है, तो उसकी दोनों हेडलाइट्स क्या दिखेंगे आपको, एक ही दिखेगी, क्योंकि आपके आइज़ में जो दोनों लाइट से जो रेज आ रही हैं, जो एंगल बन रहा है ना आपके आइज़ में, वो एंगल क्या है, बहुत छोटा, तो रिजोल्व कर ही नहीं सकते उतने एंगल पर आप। और वो लीनियर डिस्टेंस है ना दोनों लाइट्स के बीच में, जो एंगल बना रही है ना ऐसे, ये तो एंगुलर डिस्टेंस हो गया, और जो दोनों लाइट्स के बीच का जो गैप है दैट इज़ लीनियर डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस बना ही नहीं जिससे आप उनको सेपरेट देख सको। लेकिन जैसे वो गाड़ी पास आती जाती है, ये डिस्टेंस उसका बड़ा होता है। भाई कोई ऑब्जेक्ट, एक एरोप्लेन आप यहाँ देख रहे हो खड़े होकर के आपके पास, बड़ी दिखेगी कि नहीं, और उसी एरोप्लेन को आप उड़ते हुए देख रहे हो, छोटी दिखेगी कि नहीं। आप सोचोगे इतनी छोटी सी एरोप्लेन में इतने पैसेंजर कैसे आ जाते हैं। चीज़ें जब दूर होती हैं तो बेटा उनका साइज़ क्या हो जाता है, छोटा। समझ में गया। तो ये लीनियर डिस्टेंस कम हो गया उसका, और जब चीज़ें बिल्कुल पास आती जाती है साइज़ बढ़ गया। तो जब ये पास होंगे दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ, तो फिर बिल्कुल सेपरेट कर पाएंगे क्या, बिल्कुल। अब आप देखो, या तो इनको थोड़ा सा बड़ा कर दो, जूम करो इनको, या फिर पास ले आओ आइज़ के। अब यही दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ ले आए, अब देखो ये डिस्टेंस भी बढ़ गया है आपके आइज़ के लिए, ये डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस, और ये यहाँ से एक रे जाएगी ऐसे, यहाँ से जाने वाले रे ऐसे। अब इसके कारण इसका सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ का दिखाता हूँ आपको, इसके कारण सेंट्रल मैक्सिमा इसका यहाँ ऐसे, इसके कारण सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ ऐसे, ठीक है। इसके कारण इसका सेंट्रल मैक्सिमा देखो यहाँ ऐसे, इसके कारण यहाँ ऐसे सेंट्रल मैक्सिमा। क्या दिख रहा है आपको, ये ब्राइट है पूरा, ये पूरा ब्राइट है, इतना कितना ब्राइट दिख रहा है, इतना। बीच में कोई डार्क स्पॉट बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। यानी कि अब आप ये अगर दोनों वाइट हैं, ये बीच वाला ब्लैक है, यूँ मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों वाइट ऐसे मान लो आप, या दोनों को ब्लैक मान लो, तो आप इसके ब्लैक एंड वाइट को क्या कर पा रहे हो, सेपरेट कर पा रहे हो। अब ये ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखेगा। समझ में आ गया। तो कम से कम एक एंगल होना चाहिए, ये एंगल, ये एंगुलर सेपरेशन बोलेंगे। अगर ये और ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो, देखो और एक दूसरे से दूर हो, तो एंगुलर सेपरेशन बढ़ेगा ना, और क्या लीनियर सेपरेशन भी इंक्रीज करेगा। तो कम से कम एक डिस्टेंस पे ही हम सेपरेट देख सकते हैं। समझ में आया। जब आपको कोई चीज़ दिखती नहीं है ना, बहुत छोटी चीज़ आप देख रहे हो, तो आप क्या करते हो, फिर उसके पास जाके देखते हो। समझ में, आइज़ को पास ले जाते हो। तो यही है, हम क्या बढ़ा देते हैं, लीनियर सेपरेशन और एंगुलर सेपरेशन। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में यही तो होता है, बताया ना मैंने। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक गाड़ी है बहुत दूर, अगर आप बहुत दूर देख रहे हो, आप इस चीज़ को देखो, यहाँ एक ये एंगल बनाएगी आपकी आँखों में, और अगर आप पास चले गए, आप यहाँ कहीं हो, तो ये एक एंगल देखो आप, कौन सा एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा दिख रहा है आपको, ये एंगल क्या है, बहुत छोटा। तो कम से कम एक एंगल होना चाहिए, मिनिमम एंगल, जिस पे आप ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली देख सको, सेपरेटली देख सको। तो वो एंगल मैंने कई बार बोल दिया, ये एंगल क्या है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। समझ में आ गया। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, रिजोल्विंग पावर क्या है, इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी टू रिजोल्व और टू सी द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एज ए सेपरेट। समझ गए, दो ऑब्जेक्ट्स को आप क्या देख सको, सेपरेट देख सको। वो एबिलिटी क्या है उस इंस्ट्रूमेंट की, रिजोल्विंग पावर। समझ गए। आप रिजोल्विंग पावर करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है टेलीस्कोप, फिर माइक्रोस्कोप, ठीक है।
दोनों की रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा? रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है भाई पता है? दूर दराज की चीज़ों को देखने के लिए क्या काम में आता है? टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, याद है कुछ? ये कौन सा लेंस बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। बहुत बड़ा लेंस होगा ऑब्जेक्ट की साइड, वो कौन सा लेंस होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस। और माइक्रोस्कोप में यही चीज़ क्या होती है? छोटी। ये लेंस क्या होता है माइक्रोस्कोप का? छोटा। अब अगर आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो दूर दराज से जो ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, उससे आने वाली रेज क्या है? एक दूसरे के भी पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसा मान लो। अब ये मीट कर जाएंगे किसी एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे मीट करेंगी जिसको क्या बोलते हैं? फोकस। किस पॉइंट पे मीट कर जाएंगी? फोकस पे। तो अगर ये एंगल जो है यहाँ देखो आप, ये एंगल अगर डेल्टा थीटा मानो या डी थीटा मानो, आप क्या डेल्टा थीटा या डी थीटा, तो देखो ये आपके आइज़ में ऐसे ऐसे सेपरेशन बनाएगा कि नहीं? समझिए आप, एंगुलर सेपरेशन है ये। तो ये एंगल अगर छोटा हुआ तो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखने वाला। क्लियर? तो ये एक एंगल मिनिमम एंगल होना चाहिए, उस मिनिमम एंगल पे आप देख सकते हो सेपरेट। तो ये डी थीटा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? माइक्रोस्कोप में ये डी थीटा इसके एपर्चर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो साइज़ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो साइज़ है इसका आप क्या मान सकते हो? रेडियस इसकी कितनी है? ए। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ? 2a बोल सकते हो। या इसको आप क्या बोल सकते हो? क्या ये डायमीटर है? क्या बोल सकते हो? ये डायमीटर भी है इसका। रेडियस जो होते हैं ना वो 2r, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, पता है आपको? समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो डेल्टा थीटा मिनिमम जो एंगल है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बताइए, याद है तो? डी थीटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यहाँ दो चीज़ों के ऊपर, एक जो वेवलेंथ आ रही है लाइट की, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और एक इसके अपर्चर के ऊपर। ध्यान से सुन लो। सो 0.61 लैम्डा बाय ए, ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको। या फिर ये आपको कैसा लिखा मिल सकता है? डी थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाई डी। देखो आप, यहाँ 2 था तो मैंने कट कर दिया 1.22 को, तो कितना बचा? 0.61। आ गया समझ में? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी थीटा भाई। कहाँ से आया भाई? रट लो आप इसको, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा एज इट इज़। ठीक है, कहाँ से आया तो मैं बता भी दूँ कहाँ से आया। जैसे हमने देखा था डिफ्रैक्शन में कि क्या था अपना ये पाथ डिफरेंस, क्या था? लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, है ना? तो ये ए थीटा क्या है? लैम्डा। तो आप थीटा देखो यहाँ से क्या होगा? लैम्डा बाई ए। थीटा क्या हुआ? लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए। समझ में गया? ये नंबर वगैरह ये सारे कहाँ से आए हैं? ये लैब से। समझ में गया? तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना ही पड़ेगा, एज इट इज़ याद रखो इसको। तो रिजॉल्विंग पावर क्या है? रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? क्योंकि आपने पढ़ना क्या है? रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर क्या है? चीज़ों को अलग अलग देखने की पावर क्या है? रिजॉल्विंग पावर। अब आपके सामने मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके आगे 2 माइक्रोस्कोप हैं या 2 टेलीस्कोप, आपके आगे 2 टेलीस्कोप रख दिए मान लो। एक टेलीस्कोप जो है वो 2 डिग्री पे आने वाली रेज को क्लियर दिखा पाता है। डेल्टा थीटा कितना बन रहा है? 2 डिग्री। और 2 डिग्री पे ही रखी हुई चीज़ों जो एंगल बना रही ना इतनी 2 डिग्री एंगल बना रही है, उन्हीं को वो सेपरेट दिखा सकता है। एक और अपने पास टेलीस्कोप है जो 1 डिग्री वालों को क्लियर दिखा सकता है। दोनों में से किसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा? जो 1 डिग्री पे दिखा सके। एक और टेलीस्कोप अपने पास जो ½ डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो वो चीज़ों को क्या कर सकता है? रिजॉल्व। समझ में गया? तो थर्ड वाला तो दोनों से क्या है? पावरफुल। यानी कि छोटा एंगल बन रहा हो ना, तो उस पर भी क्या कर सके? वो रिजॉल्व कर सके। तो रिजॉल्विंग पावर क्या हुई? रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ डी थीटा। कुछ चीज़ आई समझ में? रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ डी थीटा। मिनिमम एंगल, छोटा एंगल जो क्लियर दिखा सके स्मॉल एंगल पे, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा। समझ में गया? तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या हुआ? रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू 1/1.22 लैम्डा, और डी पलट के ऊपर चला गया। दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। तो यानी कि अगर आप
किसी टेलीस्कोप से बहुत बढ़िया देखना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी प्लेनेट को, किसी स्टार को, समझ में आया? तो क्या बड़ा होना चाहिए? डायमीटर। क्या बड़ा होना चाहिए इसका? एपर्चर। और क्या क्या कम या ज़्यादा होनी चाहिए? वेवलेंथ। जो वेवलेंथ आ रही है लाइट की होती है वेवलेंथ, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो ना आप। जो वेवलेंथ आ रही है ना लाइट की, वो क्या हो? छोटी। छोटी वेवलेंथ किस कलर की? ब्लू या वॉयलेट कलर्स के लिए, समझ में आएगा? तो आपको वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया दिखेगी। और किसी से एक वेवलेंथ आ रही है जो रेड कलर की है, वो चीज़ उतनी आपको क्लियर नहीं दिखेगी, रिजोल्व उतना अच्छा नहीं होगा, समझ में आ गया? ये होता है रिजोल्यूशन। चीज़ों को बड़ा करके देखना। चीज़ों को बड़ा करके देखने में क्या काम में आता है? क्या काम में आता है? मैग्नीफाइंग पावर, समझ में आ गया? मैग्नीफाइंग पावर। और चीज़ों को साफ देखने के लिए, बिल्कुल क्लियर, नीट क्रिस्टल क्लियर देखने के लिए क्या चाहिए? रिजॉल्विंग पावर, समझ में आ गया? तो जितना बड़ा एपर्चर होगा उतना आपको क्लियर दिखेगा। और ये एपर्चर रिजॉल्विंग पावर में ऊपर ही आएगा। ऊपर आएगा तो मतलब जितना बड़ा एपर्चर उतना आप क्लियर देख पाओगे। दोनों में किस में ऊपर आएगा? चाहे आप माइक्रोस्कोप देख रहे हो या टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, दोनों में एपर्चर की जाए ऊपर। कुछ आया समझ में? तो एपर्चर का बहुत बड़ा खेल है। मैंने आपको बताया कि जैसे अपना ये जो कैमरा है, दिस इज पिन होल कैमरा। एक फ़ोटो इससे खींचो और एक फ़ोटो प्रोफेशनल कैमरा से। प्रोफेशनल कैमरा कौन सा होता है? शादी या पार्टी में जो कैमरा यूज़ करते हैं ना, उसमें आप देखो लेंस आपको क्लियर दिखता है, क्रिस्टल क्लियर, बड़ा लेंस होता है उसमें। और इसका लेंस कितना है? छोटा, बिल्कुल बहुत छोटा। तो एपर्चर किसका बड़ा? प्रोफेशनल कैमरा का। तो उससे ली गई फ़ोटो बिल्कुल आप अलग से पहचान पाओगे कि ये प्रोफेशनल कैमरा की है और ये मोबाइल कैमरा से ली गई है, समझ में आ गया? मैग्नीफाइंग पावर मेगापिक्सल है। मेगापिक्सल आपने पढ़ा होगा कि ये कैमरा जो है ना, ये इतने मेगापिक्सल का है, आपने पढ़ा है ना? मोबाइल का कैमरा क्या होता है? इतने मेगापिक्सल का। तो बड़े बड़े मेगापिक्सल आते हैं इसमें, तो जैसे कितना है? 64 मेगापिक्सल, ठीक है? तो मेगापिक्सल से क्या होता है? जो प्रोफेशनल कैमरा है ना, वो तो यो समझो 13 मेगापिक्सल का भी हिलने नहीं देगा इसको, समझ में आ गया? मेगापिक्सल अलग चीज़ है, समझ में आया? जब आप एक फ़ोटो को जूम करोगे ना, इससे खींची फ़ोटो को, तो फ़ोटो थोड़ी देर बाद और जूम करते करते ब्लर हो जाएगी, फट जाएगी। लेकिन प्रोफेशनल कैमरा से ली गई फ़ोटो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाएगी, समझ में आएगा? जैसे अंशु की फ़ोटो खींच ली, तो अंशु के मुंह पे कहीं पे गड्ढा है, कहीं बंगाल की खाड़ी बनी हुई है, तो बिल्कुल अलग से दिखा पाएगी। तो इतना फ़र्क होता है प्रोफेशनल कैमरा का और मोबाइल कैमरा का। आगे समझ में? अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो एक बार मैंने इसको एज इट इज़ रखा है, जो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर है उसको। अब माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है? एक ट्यूब होती है, ठीक है? ये यहाँ पे लेंस होता है, ठीक है? और ये ट्यूब थोड़ी सी आगे तक बढ़ाई जाती है और यहाँ पे एक फ्लूइड भरा जाता है जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा लें कम लें फ्लूइड का, वो चीज़ आपने समझनी है। अब ऑब्जेक्ट को आप बिल्कुल पास में रखते हो और इसकी स्टडी करते हो अंडर ए माइक्रोस्कोप, ठीक है? और माइक्रोस्कोप क्या काम में आता है? माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई क्यों करना? मैंने बोला ना, ताकि आपकी आइज़ में जो एंगल बने उस एंगल को इंक्रीज कर सकें। पढ़ा है हमने अभी भी। या फिर जो लीनियर डिस्टेंस है ना किसी ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, अगर मैग्नीफाई करोगे तो लीनियर डिस्टेंस इंक्रीज होता है कि नहीं उसका? बस। तो अगर आप उसको बड़ा करते हो, मैग्नीफाई करते हो, तो आपका एंगल ऑफ रिजोल्यूशन भी इंक्रीज करता है, ठीक है? एंगल ऑफ रिजोल्यूशन बोलेंगे उसको। अब देखो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ऐसे 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 रह जा रही है, मान लो इसमें, ठीक है? मैंने बोला ना ये क्या है? ये यहाँ पे फ्लूइड पर रखा है, ये लेंस है, माइक्रोस्कोप की ट्यूब है, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रखा है हमने। तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखे, बिल्कुल अच्छे से दिखे। किसी सेल की स्टडी कर रहे हो आप, ठीक है? या कोई भी आप ऑनियन पिल स्टडी कर रहे हो, क्लियर दिखे वो आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके पास में रखना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ जस्ट यहाँ होती है इसकी, तो फोकल लेंथ से थोड़ा सा नीचे रखते हैं, समझो फोकल लेंथ के बहुत पास ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, तो यहाँ पे ये थीटा और ये थीटा, कितना एंगल है? 2 थीटा,
कितना एंगल है ये 2 थीटा, समझ में। अब इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का मिनिमम डिस्टेंस जिससे माइक्रोस्कोप बिल्कुल क्लियर दिखा पाए आपको, तो डी मिनिमम, इसके लिए डेल्टा थीटा मिनिमम ये लिखा मैंने, और इसके लिए डी मिनिमम कितना है लैम्डा बाई 2 थीटा, समझ गए कितना है लैम्डा बाई 2 थीटा। अब आप देखो फॉर वेरी स्मॉल एंगल वी कैन यूज थीटा एज साइन थीटा 1 लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा बाई। अब यहाँ पे ये जो मटेरियल आपने भर रखा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ इंक्लूड हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ आ गया, यहाँ आएगा म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना इस फ्लूइड का, म्यू साइन थीटा, ठीक है 2 म्यू साइन थीटा। अब आपको पता चल ही गया कि रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है, मिनिमम डिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होती है रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू, पलट दो आप, क्या नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 म्यू साइन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा लैम्डा। कुछ आया समझ में, ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ क्या है, दिस इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो कुछ यहाँ समझ में, ये टेलीस्कोप के लिए है और ये माइक्रोस्कोप के लिए, माइक्रोस्कोप की। तो देखो ऊपर, ये ऊपर क्या है अपर्चर, नीचे क्या है लैम्डा, ये लैम्डा देखो, यानी कि ये जो है ना ये म्यू साइन थीटा क्या है इसका अपर्चर। देखो मैं आपको थोड़ा इंडिकेट करा दूँ ऐसे, ये क्या है इसका अपर्चर, क्या बोला जाएगा ये न्यूमेरिकल अपर्चर। समझ गए, इट इज़ न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। अब ये अपर्चर माइक्रोस्कोप के केस में भी क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा। टेलीस्कोप में तो मैंने बोला था टेलीस्कोप का लेंस जितना बड़ा उतना आप क्रिस्टल क्लियर देख पाओगे। अब इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आया समझ में, न्यूमेरिकल अपर्चर या अपर्चर। अब अपर्चर बड़ा होना चाहिए तो उसके लिए आप क्या चीज़ बड़ी चूज़ करो इनमें से, 2 तो कांस्टेंट, 2 को कैसे बड़ा करोगे, 2 तो कांस्टेंट अपने आप में नंबर है ये, तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा सकते हो बिल्कुल, ऐसा मटेरियल चूज़ करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो बहुत ज़्यादा। साइन थीटा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। साइन थीटा कब बढ़ेगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर थीटा के लिए देखो आप, थीटा के लिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बड़ा करना है कि छोटा करना है, साइन थीटा को बड़ा करने के लिए हाइपोटेनियस को क्या होना चाहिए छोटा। तो ये छोटा का बहुत, जब ये ऑब्जेक्ट बहुत ही पास चला जाए इसके, तो इसलिए इस लेंस को मोटा रखा जाता है ताकि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो। ज़्यादा बड़ी फोकल लेंथ होने से क्या होगा, हाइपोटेनियस बड़ा हो जाएगा। हाइपोटेनियस बड़ा होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी, समझ में। तो ये रिजोल्विंग पावर है, मैंने आपको उस टाइम पे नहीं बताई थी ये चीज़, जिस टाइम पे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप मैंने आपको समझाया। माइक्रोस्कोप में मैंने बोला था क्या, मैंने सिर्फ ये बोला था कि ऑब्जेक्टिव लेंस को हम क्या लेंगे मोटा। क्यों मोटा लेंगे, रीजन समझ में, ताकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो बहुत छोटी हो, ताकि हम जो फ्लूइड है वो फोकल लेंथ से ऊपर या फोकल लेंथ जितना भर सकें। और फोकल लेंथ से जस्ट थोड़ा सा आगे क्या रखा जाता है, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के जस्ट पास में। तो कहीं ना कहीं आप फोकल लेंथ भी इन्वॉल्व हो गई है, हुई है कि नहीं, आगे समझ में। तो यहाँ फोकल लेंथ भी इन्वॉल्व हो गई साइन थीटा के लिए, यूँ समझिए ये फोकल लेंथ ही है। एच छोटा का जो फोकल लेंथ क्या हो छोटी, फोकल लेंथ छोटी तो इसकी पावर बढ़ेगी अपने आप, आगे समझ में। अब ये है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। अब मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट बच गया अपना, दैट इज़ ह्यूमन आई, तो उसकी भी रिजॉल्विंग पावर होती है, चीज़ों को देखने की रिजॉल्विंग पावर होती है। और एक कम से कम वो वाला एंगल है जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को क्या देख सकते हो डिस्टिंक्टली। कितना एंगल होता है वो, ह्यूमन आई में जो एंगल है ना डेल्टा थीटा अपना, एक मिनिमम एंगल है, मिनिमम एंगल उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। जहाँ तक आप रिजोल्व कर सकते हो चीज़ों को, वो एंगल आपकी आई में अगर 1 मिनट एंगल बन रहा है, ठीक है। मान लो मैंने आपको बोला ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मैंने वर्ड लिख दिया या एक लेटर लिख दिया ओ, तो आप इसको क्लियर देख पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी आइज़ में 1 मिनट से बड़ा एंगल बना रहा है इसका, ब्लैक और वाइट, समझ में गया। अगर आप इसको बहुत दूर से जाके देखो, बहुत दूर, इससे निकलने वाली रेज उनका एंगल क्या हो जाएगा बहुत छोटा। अगर 1 मिनट से छोटा हो गया तो आपकी आइज़ रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी, समझ में गया।
तो अपना ह्यूमन आई के लिए जो एंगल होता है ना डेल्टा थीटा, वो बताया मैंने। रिजॉल्विंग पावर का कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने। किसके लिए है? मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन। क्या लिखा है मैंने? ये इतने एंगल पर आप दो चीज़ों को दो ही देख पाओगे, अदरवाइज एंगल अगर कम हुआ तो दो ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखेगा? एक ही दिखेगा। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि अगर ये ऑब्जेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो कितने दिख रहे हैं आपको? दो, लेकिन बहुत दूर ले जाकर के अगर आपको दिखाऊंगा तो ये पूरा एक ही दिखेगा, क्योंकि ये एंगल 1 मिनट से छोटा हो जाएगा। अब 1 मिनट एंगल क्या होता है यही नहीं पता होता कईयों को। 1 मिनट एंगल क्या है? मैंने बताया ना, ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल का मतलब क्या है? पहले इसको राइट एंगल ही बोला गया था, आज तो आपको पता है राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ये कॉमन एंगल है। कोई भी अगर ट्री ग्राउंड पे खड़ा है तो ऐसे ही खड़ा होगा, ठीक है। कोई अगर इलेक्ट्रिक पोल काट रखा है तो ऐसे वर्टिकल खड़ा होगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल है उस टाइम पे नहीं पता, इसको बोल दिया राइट एंगल। राइट एंगल मतलब सही एंगल, सटीक एंगल। समझ में आ गया? तो बाद में इसको डिवाइड किया गया और ऐसे इक्वल कितनी रेज डाल दी इससे, इक्वल पार्टीशन कितने कर दिए इसके? 90। और एक पार्टीशन को उठा करके क्या बोला? 1 डिग्री। अब इस एक पार्टीशन को उठा करके, ये एक पार्टीशन है, इसको उठा करके आप जूम करके आप इसके इक्वल 60 पार्ट कर दो, तो वो एक पार्टीशन, ये क्या बोला जाएगा? 1 मिनट एंगल। ये 1 डिग्री है एक पार्टीशन, इसका 90 पार्टीशन है टोटल यहाँ तक इसके, और एक पार्टीशन क्या बोला है यहाँ पे? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के इक्वल 60 पार्ट कर दो और वहाँ फिर एक पार्टीशन को उठाओ, कितना एंगल बोला जाएगा? 1 मिनट एंगल। अब इस 1 पार्टीशन को उठा करके फिर इसको जूम करके उसके इक्वल 60 पार्ट कर दो, फिर ये क्या बोला जाएगा? 1 सेकेंड एंगल। तो 1 सेकेंड एंगल बहुत छोटा, बहुत छोटा गया, सबसे छोटा, ये समझिए। तो ह्यूमन आई के लिए मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन इज 1 मिनट एंगल। तो 1 मिनट एंगल होना चाहिए, ओनली 1 मिनट। इससे कम या ज़्यादा हुआ तो अपने को क्लियर नहीं दिखेगा ह्यूमन आई के लिए, ठीक है। एक सीरियल आता था पहले, आपने नहीं देखा, मैंने देखा हुआ। सीरियल आता था एक, ठीक है, जैसे CID क्राइम पेट्रोल वगैरह आते हैं ना, देखते हो आप, ठीक है। उस सीरियल में क्या था, एक क्रिमिनल है उस टाइम पे जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, और एक आई विटनेस, देखो बोलते हैं ना कि गवाह, आई विटनेस जिसने देखा है, जिसने क्राइम होते हुए देखा है, दैट इज़ कॉल्ड आई विटनेस। और अगर आई विटनेस अदालत में, कोर्ट में ये बोल दे कि मैंने ए को देखा, इसने बी को मारा, मैंने ए को देखा कि इसने बी को शूट किया, समझ में आ गया? तो ए को सज़ा मिलेगी, समझ में आ गया? तो ये होता है आई विटनेस का रोल, ठीक है। तो एक मुकदमा चलाया जा रहा था किसी पर्सन के ऊपर, तो आई विटनेस था ना, उससे पूछा गया, भाई तूने जब देखा कि इसने इसको मारा, ए ने बी को मारा, जब तू कहाँ था? तो बोला कि ये तो दूसरी पहाड़ी के उस रास्ते पे थे, मैं उस पहाड़ी से इधर जो खाई थी उस रास्ते पे था, दूसरी साइड, बीच में खाई थी और मैं दूसरी साइड था, समझ में आ गया? तो जो कोर्ट के वकील हैं उनको भी थोड़ी बहुत फिजिक्स आती होगी, तो उन्होंने देखा कि इतना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये कह रहा है कि पहाड़ी के उधर जो एक सड़क है वहाँ इसने मर्डर करते हुए देखा, और ये उधर था ही नहीं, ये उधर खाई है, बीच में बहुत लंबी खाई है, और ये उसके उस साइड था, दूसरी साइड। तो यानी कि डिस्टेंस क्या हो गया? बहुत ज़्यादा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। और इस तरह से डिस्टेंस और ये सारी चीज़ें, आर्क अपॉन रेडियस, ये थीटा एंगल कैलकुलेट किया गया। थीटा एंगल निकल करके आया 0.2 मिनट, 0.2 मिनट, 1/5 कितना आया? 0.2 मिनट। जबकि साइंटिफिक स्टडी हमारी ये कहती है कि 1 मिनट से कम एंगल अगर बन रहा है तो दिखेगा ही नहीं। तो 0.1 भी नहीं है, तो छोटा एंगल है 0.2, समझ में आ गया? और छोटा, तो छोटा एंगल है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? आपको देखो, ये बड़ा है तो ये छोटा है, तो इसका मतलब ये आई विटनेस क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, ये फर्जी है, समझ में आ गया? तो इस तरह से भी पता लगाया जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, समझ में आ गया? अब हमारे को बहुत सी चीज़ें पढ़नी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या क्या हैं, फ्रेजनल डिस्टेंस वगैरह वगैरह, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है।